आरसीआई एक्ट 1992, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो ये दिव्यांग बच्चे हैं इनकी शिक्षा में क्या योगदान रहा, ठीक है, ये देखते हैं आज। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और संशोधन अधिनियम 2000। देखिए इसमें क्या था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के प्रशिक्षण के नियमन और मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यताएं रखने वाले पेशेवर पुनर्वास कर्मियों का नामांकन करने के लिए एवं केंद्रीय पुनर्वास पंचिका के साधारण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। मतलब कि यहाँ पे जो आरसीआई एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया, जो बिल्कुल अच्छी तरह जिनको अच्छा एक्सपीरियंस था ऐसे कर्मियों का चयन किया गया। अधिनियम में सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि निःशक्त व्यक्तियों का, जो निःशक्त व्यक्ति है जो अपने काम नहीं कर सकते व्यक्तियों का उपचार योग्य कार्मिकों के द्वारा किया जाए, ठीक है। जो योग्य है, एक्सपीरियंस है जिनको अच्छा, उनके द्वारा उनका उपचार किया जाए और यह प्रत्यायन तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा के लिए कार्य करता है। यह अधिनियम परिषद के गठन, सदस्यता और कार्यों का विस्तार से प्रतिपादन करता है। इस अधिनियम की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसकी विशेषता देखिए 1992 एक्ट की जो विशेषता है क्या है, पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई योग्यताओं को मान्यता देना, ठीक है। इस अधिनियम में पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय संस्थानों के नामों के साथ मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यताओं की विस्तृत सूचना दी गई। इसके साथ ही यह अधिनियम सरकार में या किसी संस्था में पद ग्रहण की दृष्टि से और देश के किसी भी भाग में पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के रूप में कार्य करने को मान्यता प्राप्त योग्यता वाले पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के अधिकारों को निर्धारित किया गया। यहाँ पे कहने की बात, समझने की बात क्या है कि पुनर्वास परिषद जो थे वहां पे अच्छे कर्मियों की नियुक्ति की गई, जिसके कारण जो निःशक्त बच्चे थे उनको और भी सुविधाएं प्राप्त हो सके, ठीक है। इनमें इनके उद्देश्य देखिए इस प्रकार से हैं। पुनर्वास योग्यता को मान्यता देने के लिए शिक्षा के न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना, केंद्रीय पुनर्वास पंचिका में पेशेवर कर्मियों का पंजीकरण करना, अच्छे कर्मियों का चुनाव करना, पेशेवर आचार संहिता के मानदंड निर्धारित करना और केंद्रीय पुनर्वास पंचिका से नामों को हटाना। भारतीय पुनर्वास परिषद संशोधन अधिनियम 2000 देखिए, इसमें कुछ संशोधन किया गया 2000 में। 2000 को पिछले अधिनियम में सुधार करने, उनके क्रियान्वयन तथा कार्य तंत्र में सुधार हेतु लाया गया। कुछ सुधार किए गए। इस अधिनियम में शामिल महत्वपूर्ण संशोधनों में पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के अनुश्रवण और प्रशिक्षण के तथा पुनर्वास के विशेष शिक्षा में शोध के घटक निगरानी के साथ इस परिषद के कार्यों के दायरे को विस्तार करना शामिल था। जो वहां पे कर्मी थे उनमें और सुधार किया गया, योग्य कर्मियों का चयन किया गया, उनकी शिक्षा के नजरिए से उनमें चुनाव किया गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में दी गई निःशक्तता की परिभाषा को अपनाया गया। यह उल्लेख किया गया कि परिषद का अध्यक्ष निःशक्तता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला पेशेवर, मतलब एक्सपीरियंस जिसको होना चाहिए, पेशेवर योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो कार्यकर्मी हैं वो अनुभव रखने वाले होने चाहिए। ये आपकी बुक में दिया गया ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992
बुक में से है ये पेज आपका। भारतीय पुनर्वास परिषद, ये देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना सन 1986 में भारत सरकार द्वारा विकलांगों की शिक्षा, उनका निर्देशन तथा उनका पुनर्वास करने के लिए, मतलब अच्छे से उनको और सुविधाएं देने के लिए की गई, नई दिल्ली में की गई। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम सितंबर 1992 वाला जो अधिनियम था, सितंबर 1992 ईस्वी में लोकसभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? सितंबर में। इस परिषद में अपना कार्य जुलाई 1993 में आरंभ किया। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम सन 2000 ईस्वी में संशोधन किया गया। इसमें कुछ सुधार किए गए, संशोधन किए गए, ताकि इसे और प्रभावशाली बनाया जा सके। ये बुक में भी अच्छा दे रखा है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने बुक के पेज यहाँ पे डाल दिए। भारतीय पुनर्वास परिषद के मुख्य रूप से 4 उत्तरदायित्व हैं। उत्तरदायित्व देखिए, अगर आपको बुक में से समझ में आता है तो वहां से आप समझ सकते हो। विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियों का कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, विकलांगों के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे विकलांगों को, जो विकलांग जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो सके, ठीक है, उनकी शिक्षा पर बल दिया जा सके। विकलांगों की शिक्षा तथा पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। विकलांगों के प्रशिक्षण, मतलब जो विकलांग बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देने से संबंधित पाठ्यक्रम तथा तकनीकों को मानकीकृत रूप प्रदान करना। पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास के केंद्रीय पंजीकरण रजिस्टर में अंकित करना तथा उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन करना। मतलब पुनर्वास में इन बच्चों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको रोजगार देने से संबंधित है, चाहे हस्त कौशल सिखाए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करवाई जा रही है, उनको पंजीकृत रजिस्टर में, मतलब पंजीकरण करना उनका, और गतिविधियों का, जो एक्टिविटी करवाई जा रही है, उनका मूल्यांकन करना, उनको जांचना कि बच्चे में कितना विकास हुआ है, इस चीज का उनको कितना फायदा मिल रहा है। ये देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्य हैं। विकलांगों के पुनर्वास के प्रशिक्षण संबंधी नीतियों में कार्यक्रमों का संचालन तथा नियंत्रण करना। विकलांगों को शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनके लिए मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। विकलांगों को शिक्षा देने वाले तथा उन्हें पुनर्वास प्रदान करने वाले व्यक्तियों को उनके शैक्षणिक स्तर तथा प्रशिक्षण स्तर के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना तथा उनकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना कि उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग, जैसे ये विकलांग बच्चे हैं, इनको वर्गीकृत करके और इनको प्रशिक्षित करने वाले जो कर्मी हैं, उनकी योग्यता निर्धारित करना। संपूर्ण देश में विकलांगों से संबंधित सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में मानकों को एक रूपता के साथ लागू करना। पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में अंकित करना तथा उनका मूल्यांकन करना, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। विकलांगों में पुनर्वास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाले डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र कोर्सों के लिए संस्थान तथा विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करना। जो हम विकलांगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र जो भी दे रहे हैं, उनको मान्यता प्रदान करना, ये उद्देश्य रहे हैं इनके। विकलांगों के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के सहयोग से तत्व व्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। जो एक टाइम टू टाइम, मतलब 6 महीने बाद या 1 महीने बाद जो उनके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को बढ़ावा देना। व्यापक सतत होता है, जैसे 1 महीने बाद कुछ उनके लिए कोई कार्यक्रम रखवाया गया है, ठीक है, और या फिर व्यापक पूरे 1 साल बाद कुछ हम गतिविधियां उनको दे रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देना। विकलांगों से संबंधित देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए गए डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों में समन्वय स्थापित करना। विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली विदेशी डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्सों को आदान प्रदान के आधार पर मान्यता देना। ये देखिए, फिर भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया।
क्या हुआ भाई, आरसीआई ने समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। मतलब सभी बच्चों को, जो विकलांग बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको एक साथ पढ़ाने पर जोर दिया गया, समावेशी शिक्षा को। भारतीय पुनर्वास परिषद के चेयरमैन AGS हालूवालिया ने कहा, सरकारी नीति समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। भारत में लगभग 10 मिलियन बच्चे असमर्थ हैं। कितने बच्चे हैं? 10 मिलियन बच्चे निःशक्त हैं, असमर्थ हैं, और हम उनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते। ठीक है, इनके लिए हर मतलब इतनी मात्रा में असमर्थ बच्चे हैं, तो उनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते। सरकार असमर्थ बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की नीति लेकर आई है। सरकार ने अपना कार्य किया। ठीक है, आलूवालिया ने कहा कि असमर्थ बालकों को, बालक हैं जो कारणों में विद्यालय नहीं जा रहे, जो असमर्थ बच्चे हैं, उनके कारणों को जानना कि किस कारण से वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। यदि माता पिता जागरूक नहीं है, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो असमर्थ बच्चों के लिए, उनकी धारणा ये बन जाती है कि क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की, या क्या करेगा आगे चल के, क्या कर भी नहीं सकता कुछ। तो इस धारणा को बदलना, यदि माता पिता जागरूक नहीं है तो वे असमर्थ बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। सबसे पहले क्या करना है, माता पिता को जागरूक करना है। ठीक है भाई, इन बच्चों की भी के लिए भी शिक्षा जरूरी है, यदि ताकि आगे चलकर यह अपना कोई रोजगार अपना सके, आगे चलकर ये अपने पैरों पर खड़े हो सके। यदि अध्यापक असमर्थ बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते तो इनको विद्यालय भेजने का कोई फायदा नहीं है। अगर ठीक है विद्यालय भेज रहे हैं, परंतु अध्यापक क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ उनको इग्नोर कर रहे हैं ऐसे बच्चों को, तो भी क्या है, ना तो माता पिता उनको भेजने में इंटरेस्ट लेंगे, तो उनकी शिक्षा ऐसी इस तरह से विद्यालय आने का कोई फायदा भी नहीं है। भारतीय पुनर्वास, माता पिता को जागरूक होना होगा। ठीक है, अध्यापक को ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम इस दोनों घटकों पर ध्यान दिया। ठीक है, आरसीआई ने क्या किया, इन दोनों घटकों पर ध्यान दिया। ये मुख्य कारण थे कि भाई बच्चे जो हैं असमर्थ बच्चे हैं, वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो इन दोनों घटकों पर ध्यान दिया गया कि भी अध्यापक भी इन पर ध्यान दे, इग्नोर ना करें, और माता पिता भी जागरूक हों, उनकी शिक्षा जरूरी है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम इन दोनों घटकों पर ध्यान दिया, अतः भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में विकलांगों के पुनर्वास तथा समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया। विकलांगों की स्थिति में सुधार के लिए और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया कि भाई इन दोनों बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को और इन बच्चों को साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इस अधिनियम में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम में समावेशी शिक्षा की सफलता के अनेक प्रावधान किए गए। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप बुक से याद कर लेना इसको। ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड यूनिट का है, असमर्थ बालकों की शिक्षा में कार्य योजना। ठीक है, 1992 1995 हम पहले कर चुके हैं। ये छोटे क्वेश्चन देखेंगे हम। हस्तकला की शिक्षा दी जानी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों को, क्रिएटिव बच्चों को, पिछड़े बच्चों को, अपचारी बच्चों को। तो क्या है, पिछड़े बच्चों को। PWD एक्ट किस साल आया? 1995 में। DPP का पूर्ण नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। RTI का फुल रूप मतलब पूर्ण नाम क्या है? भारतीय पुनर्वास, RCI है भाई ये, RTI नहीं है, RCI का पूर्ण नाम भारतीय पुनर्वास परिषद। मल्टी सेंसरी टीचिंग की तकनीक क्या है? ये आपका टॉपिक थर्ड यूनिट में होगा, इसको करेंगे हम। मल्टी सेंसरी टीचिंग की तकनीक क्या है? विजुअल तकनीक, श्रवण तकनीक, स्पर्श तकनीक, काइनेस्थेटिक तकनीक, उपरोक्त सभी।
जिसमें तकनीक सीखने वाले फाइन और ग्रास मोटर दोनों। फाइन और ग्रास मोटर क्या होते हैं भाई? हमारी जो स्थूल मांसपेशियां हैं और जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं, दोनों स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। विजुअल तकनीक, स्पर्श तकनीक, श्रवण तकनीक, स्पर्श तकनीक, काइनेस्थेटिक तकनीक। ठीक है, ये थे इसके छोटे क्वेश्चन। ये था आज का हमारा टॉपिक।